गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक के साथ आज न्यू टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। द न्यू टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर you have to also study in the economics, but we have to study the impact of globalization of agriculture in the geography too. And before this topic, we have studied, I have taught you about the food security. मैंने आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया था प्रोक्योरमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम था उसमें बताया था आपको कि FCI गोडाउन का फाउंडेशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और सेकंड जो उसके कंपोनेंट्स थे वो आपका है PDS सिस्टम। तो गवर्नमेंट ग्रेन को प्रोक्योर करती है FCI के थ्रू, और उसे APL और BPL लेवल के सिटीजन और पॉपुलेशन के पास थ्रू द PDS सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस तरह ऑल ओवर इंडिया में ग्रेन सप्लाई अवेलेबल करवा देते हैं ऑल द सिटीजन, सारे पीपुल के पास वो एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल पहुंचाया किए जाते हैं। ये काम करती है गवर्नमेंट करती है। और इसके आगे हमें देखना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या पड़ा, तो थोड़ा सा हम लोग पहले चलते हैं। यहाँ पहले से मतलब है, और पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज को इंटरलिंक किया जाता है, इंटरलिंकिंग टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड एंड द अदर मीन्स। व्यापार के माध्यम से या अलग तरीके से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को इंटरलिंक किया जाता है, इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन हमारे देश में 1990 में हुआ, बट इसके पहले भी हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश और ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय हमारे देश से ट्रेड होते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में हमारे देश से भी ट्रेड होता था। ये प्रेजेंट था ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में था। जैसा कि देखेंगे यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे देश में किस लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, और वो स्पेशली हमारे देश का जो स्पाइस वर्ल्ड वाइड फेमस था, और यूरोप में इसका ग्रेट डिमांड था, तो वो स्पाइस के लिए आते थे इंडिया में। इसके बाद हमारे देश का जो कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन जो था हमारे देश वो रॉ मटेरियल के रूप में यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, लिवरपूल और मैनचेस्टर, यहाँ पे जितने तरह के टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रहे थे, द ऑल टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया। उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था, इंडिया से मिलता था। तो इंडिया से वो कॉटन यहाँ से जाते थे, और हमारे देश में जो फार्मर्स थे, कॉटन प्रोड्यूसर थे, स्पाइस प्रोड्यूसर थे, और इंडिगो प्रोड्यूसर, जो इंडिगो के बारे में आपने पढ़ा चंपारण में इसका प्रोडक्शन होता था और मूवमेंट भी चला, इन सभी को इनकरेज करते थे, इनकरेज भी करते थे और फोर्स भी करते थे इसके प्रोडक्शन के लिए, स्पाइस के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, इंडिगो के प्रोडक्शन। तो ये आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारे देश का कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। क्या है ये पहले भी हमारे देश में प्रेजेंट था, आज ही नहीं, पहले भी प्रेजेंट था। यहाँ पहले से मतलब है कोलोनाइजेशन के ड्यूरेशन में प्रेजेंट था हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश से ये सारी चीज एक्सपोर्ट होते थे, यूरोप जाते थे एक्सपोर्ट होता। नेक्स्ट, आफ्टर 1990 हमारे देश एक तरह से कहा जाए ग्लोबलाइज हुआ 1990 में आकर के, और फार्मर्स जो हमारे देश के थे वह इससे ग्रेट अफेक्टेड हुए। उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़े जस्ट आफ्टर 1990, जब हमारा देश ग्लोबलाइज हुआ। यहाँ ग्लोबलाइज से मतलब है ट्रेड को फ्री कर देना, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ट्रेड को फ्री कर देना,
विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड होते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन थे। जब 1990 में रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए अकॉर्डिंग टू WTO के अंदर, जब रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हमारे देश से और हमारे देश में फॉरेन ग्रेन का और फॉरेन गुड्स का आना और हमारे देश से बाहर जाना स्टार्ट हो गया, तो वो उस समय हमारे देश के जो फार्मर्स थे न्यू तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर थे वो डेवलप कंट्रीज के, हमारे देश के जो फार्मर है वो डेवलप कंट्रीज के फार्मर के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे, उनके प्रोडक्शन में और हमारे देश के प्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या था, क्योंकि यूरोप और आप अमेरिका का है, दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर जो एग्रीकल्चर होता है वो हाईली सब्सिडाइज होता है, हाईली सब्सिडाइज होता है। आप सोचते होंगे कि सर सब्सिडाइज क्या होता है और सब्सिडी क्या होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में जहां कहीं भी एग्रीकल्चर होता है और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन होते हैं, जो फार्मर इंगेज है, उन्हें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनपुट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और सारे फैसिलिटी में वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडी से मतलब है छूट देना। छूट देने का मतलब ये है फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट छूट देती है उसके कीमत में, डीजल के सप्लाइंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन सिस्टम में, सीड्स में, पेस्टिसाइड्स में, इवन जो और भी इक्विपमेंट्स लगते हैं फॉर द एग्रीकल्चर वो लगते हैं, आपको ट्रैक्टर्स लगते हैं, कैंपेन मशीन लगते हैं, इन सभी पे गवर्नमेंट छूट देती है, जिसके कारण जो आपका डेवलप कंट्री के जो प्रोड्यूसर है वह बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर करते हैं और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे देश में इन कंपेयर टू द यूरोप और इन कंपेयर टू द अमेरिका, अदर जो डेवलप कंट्रीज है उसके कंपेयर हमारे देश में सब्सिडी नहीं मिलती है, उसके मिलती है बट उसके कंपेयर में नहीं मिलती। सब्सिडी मिलती है बट इन कंपेयर टू द अदर डेवलप कंट्री नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे देश का जो ग्रेन है वो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, और जो अदर कंट्री डेवलप कंट्रीज ग्रेन क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और तब वो इंटरनेशनल मार्केट में छा जाता है। हमारे फार्मर का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं हो पाता है। हाँ, आप देखेंगे 1990 के बाद जब इंडियन एग्रीकल्चर पे इतने इफेक्ट हुए, तो आज का जो हमारे फार्मर है और हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट जो फार्मर है एट द क्रॉस रोड है। क्रॉस रोड का मतलब है एक बीच चौराहे पे फंसे हुए हैं और वो एक तरह से प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। उनके जो मेहनत लगते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, द फार्मर्स आर नॉट गेटिंग अपने मेहनत और अपने इन्वेस्टमेंट के आधार के अनुसार वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, इसलिए वो एक तरह से कहिए क्रॉस रोड है। अगर हमारे देश में सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करना है, अगर हमारे देश में सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करना होगा तो उसमें क्या नीड है देखना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स एंड द स्मॉल फार्मर। जो छोटे फार्मर्स हैं, यहाँ मार्जिनल फार्मर्स है जो छोटे फार्मर हैं, जो फार्मर हाशिए पर है वो, और जो छोटे फार्मर्स जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, उनको उन पे ध्यान देना, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ट्राई किया बहुत, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपको 1960 और 70 में ये इम्प्लीमेंट किया गया, 1960 और 70 के बीच में लाया गया, इसने बहुत हद तक सुधारने की कोशिश की है और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सेम टाइम इसने हमारे देश में बैड इफेक्ट भी लाया देश में। वो क्या बैड इफेक्ट लाया आपको, इस पे अक्सर दोषारोपण किया जाता है, इसको बताया जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन का ये प्रॉब्लम है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे देश का लैंड डिग्रेडेशन और एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स,
फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सभी केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स, ये सभी को मैक्सिमम यूज किया गया, जिसके कारण हमारे देश का लैंड भी डिग्रेड कर गया और आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है कि नहीं? और इसका सभी का जवाबदेही कौन है? जेनेटिक रिवोल्यूशन, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फार्मर्स को दिए गए, मैक्सिमम इरिगेशन किया गया, जिसके कारण वाटर टेबल भी डाउन होता चला गया। ठीक है नहीं? अब नीड है, अगर हमें एग्रीकल्चर को हमारे देश के फार्मर्स को वर्ल्ड वाइड फेस करने के लिए, फार्मर से कम्पीट करने के लिए, तो दो बातों पर ध्यान देंगे। पहला तो गवर्नमेंट को मैक्सिमम सब्सिडी दे फार्मर्स को, और सेकेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए। आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को नीड है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया जाए, और जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। और सेकंड जो आपका है, फार्मर्स को आप एक तरह से अपने प्रोडक्शन के लिए डाइवर्सिफाई करना होगा। यहाँ डाइवर्सिफाई मतलब ये है, फार्मर को आप सीरियल्स के प्रोडक्शन जिसकी वैल्यू कम होती है, उससे इसको अपने फार्मिंग को चेंज करना होगा, हाई वैल्यू क्रॉप्स को लाने होंगे। हाई वैल्यू क्रॉप्स में आपको देख लीजिए, फ्रूट्स का प्रोडक्शन, मेडिकल हर्ब्स प्रोडक्शन, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स जो कि आप जेट्रोफा जिसे कहते हैं, उसके प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें लेस इरिगेशन लगते हैं। क्या होता है? इरिगेशन उतना नहीं लगता, उस सही पर ध्यान देना चाहिए। जो हाई वैल्यू क्रॉप की ओर ध्यान देना, शुगर केन, फ्रूट्स के प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या होगा? फार्मर्स के इनकम को ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा, और साथ साथ हमारे देश के लैंड डिग्रेडेशन और एनवायरमेंट पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन on Indian farmers, and there is a need to help the farmers to compete with the world's farmer or developed countries farmer. Okay? आपके लिए क्वेश्चन है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये चैप्टर आपका एग्रीकल्चर एंड कर गया। इसके बाद फिर मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, मैं नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स आपको इसके बाद स्टार्ट करूंगा। सो बी रेडी फॉर द सिविक्स चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर।